सभी सखियों को राजुल और आकांक्षा का नमस्कार। आकांक्षा, देखो ना, आज तो रिमझिम फुहारें भी पड़ रही हैं और कभी-कभी रोशनी के बीच से जैसे लगता है ना सूरज झांक रहा है। भाई सावन का महीना है राजू जी, तो ये सूरज की जो लिका छिपी है ना वो तो चलती रहेगी। तो यही तो आनंद है सावन का। वही, हाँ, और ये मौसम का तो आनंद है ही, और साथ ही साथ त्योहारों का भी आनंद है। अभी रक्षाबंधन आ रहा है। तो आज चूंकि रक्षाबंधन आने वाला है, तो आज हम कुछ विशेष बताएंगे अपनी सखियों को व्यंजन के अंतर्गत। हाँ, और हम स्नेह सूत्र की भी बात करेंगे। भाई मीठे मीठे व्यंजनों की बातें होंगी, कुछ नमकीन व्यंजन भी होंगे और स्नेह सूत्र भी होगा। और चूंकि त्योहार है तो सजना संवरना तो बनता है, तो कुछ ब्यूटी टिप्स भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत महिला वैज्ञानिक ऋतु रिधल की। जी, और सबसे खास बात आज है सद्भावना दिवस। तो सद्भावना दिवस की हम सभी को, हमारे सभी सुनने वालों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। और सद्भावना दिवस की अगर बात हम करें तो प्रसाद की हमें कुछ पंक्तियां याद आती हैं। अरुणीय मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच विश्रांत पथिक को मिलता क्षणिक सहारा। तो जो ये पल भर का सहारा है इस मधुमेह देश में, ये बिल्कुल ही अलग ही तरह का एहसास से भर देता है। और देश में जो विविधताएं हैं, अलग अलग भौगोलिक विविधताएं हैं, उनके बारे में तो क्या कहना। और ये जो विविधताएं हैं ना राजुल जी, एक तरह से यही हमारी पहचान है। ये जो पहचान है परस्पर प्रेम और सौहार्द से जोड़ती है और अनेकताओं को भी एक कर देती है। बिल्कुल। और इसी भावना का उत्सव है सद्भावना दिवस। हाँ, तो जब ये हम सब भारतवासी हैं, यही सबकी एकमात्र पहचान है। तो इसी भावना के साथ जब हम सद्भावना दिवस मनाते हैं तो एक दिन की बात नहीं है ये। जी बिल्कुल, ये तो पूरे जीवन की 365 दिन की, और जब तक हम जीते हैं तब तक की बात है। क्योंकि हम भारतवासी अपनी परंपराओं का, जिसमें एक परंपरा ये भी है कि सबसे हिलमिल कर रहना, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, जी, उसका पालन करना। तो ये हमारे हर दिन के साथ हम जीते हैं इस भावना को। बिल्कुल, एक तरह से रचा बसा है हमारे अंतर्गत। और अगर हम सद्भावना दिवस की बात करें तो इस दिन को मनाने का जो विशेष कारण है, वो जैसा आपने बताया। और क्या किया जाता है इस अवसर पर? सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, कई प्रतियोगिताएं होती हैं, और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। हालांकि इस समय जो परिस्थितियां हैं कोरोना की, उनको मद्देनजर रखते हुए हो सकता है वेब से होते हैं, वेबिनार्स होते हैं सेमिनार की बजाय, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो मानवता के लिए, जो समाज के लिए कल्याणकारी हो, मंगलमय हो। कुछ ना कुछ हम ऐसा जरूर करते हैं। अच्छा, सद्भावना दिवस जो है वो यानी 20 अगस्त, जी 20 अगस्त का ये जो दिन है, ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती भी है, उनका स्मरण दिवस भी है। तो उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं हम। और सद्भावना दिवस के अगर संदेश की बात करें तो यही है कि सभी प्रेम से रहें और साथ ही साथ मिलजुल कर, एकजुट होकर देश की उन्नति में योगदान दें। मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। हम तो
सात रंग है, ये जहां रंगी बनाएंगे। सरगम हमसे बने, नगमे हमसे जवां, झूमे आसमां, हम ही तो दुनिया के साथ अजूबे हैं, हमसे है जहां। सरगम हमसे बने, नगमे हमसे जवां, झूमे आसमां, अरे हम ही तो दुनिया के साथ अजूबे हैं, हमसे है जहां। दुआ 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 दुआ, जिंदगी मिलके बिताएंगे, वाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग है, ये जहां रंगी बनाएंगे। खुशियाँ बांटेंगे हम, हर गम मिल के सहे, फिर क्यों आंसू बहे, और पल के सहारा एक दूसरे का यूं ही चलते रहे। खुशियाँ बांटेंगे हम, हर गम मिल के सहे, फिर क्यों आंसू बहे, पल के सहारा एक दूसरे का यूं ही चलते रहे। जुआ 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 जुआ, जिंदगी मिलके बिताएंगे, वाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग है, ये जहां मिलके बिताएंगे, वाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग है, ये जहां रंगी बनाएंगे। हम हंसते गाते जिंदगी बिताएं, बस यही कामना है कि सारे देशवासी एक साथ मिलजुल कर, एकजुट होकर विकास में, उन्नति में आगे बढ़ें। बिल्कुल राजुल जी, जितने गाने इस गीत में थे ना, उससे कहीं ज्यादा गाने कहीं ज्यादा रंग हमारी संस्कृति में है। मतलब जो सात रंगों की बात हुई ना, तो भाई इंद्रधनुष का ख्याल आ गया, और सावन का इंद्रधनुष तो क्या निराला होता है। हाँ, क्या बात है। कितने सारा उत्साह, कितनी सारी खुशियां देके जाता है सावन। कभी ये इंद्रधनुष खिलता है, और एक बात जो है ना कि सावन का जो ये उत्सव है, ये किसी ना किसी रूप में देश के हर कोने में रहता है। बिल्कुल, मतलब श्रावण मास का आरंभ होता है और उत्साह के साथ साथ तैयारियां होने लगती हैं कि अब इस दिन ये त्योहार आने वाला है, उस दिन वो उत्सव है। मतलब एक ना एक दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और भाई जैसा कि तुमने कहा था ना कि क्या महिलाओं के लिए तो खास होता है ना। और महिलाओं के लिए इसलिए खास होता है कि जब सावन आता है ना, आपने महसूस जरूर किया होगा कि जो प्रकृति होती है उसकी छटा ही अलग हो जाती है। एक तरह से धुल सवर, एकदम धुली हुई, एकदम सवरी हुई लगती है, जैसे उसने श्रृंगार कर लिया हो, है कि नहीं। तो जब सावन में जब त्योहार वगैरह आते हैं तो महिलाओं को भी तो मौका मिलता है ना सजने संवरने का। हाँ, तो झूला, मेहंदी और चूड़ियां और कितनी सारी झनकारें लेके सावन आता है। और सावन के जो मेले लगते हैं उनकी तो छटा ही निराली होती है। तो भाई सावन का ये रंग गीत के साथ हो जाए तो कैसा रहे? बढ़िया।
बंद करूं मैं आँखों को, जब बंद करूं मैं सपने तुम्हारे आए। प्यार बिना ये जीवन फीका, सपने ये समझाए। मन से मन की डोरी का तुम ही तो बंधन होना, होना। मैंने जब जब अनजाने से, मैंने जब जब अनजाने से देखी हाथ की रेखा। मैं बतला दूं उस रेखा में तुमने मुझे ही देखा। मैं तो एक परछाई हूँ, तुम ही हो मेरे दर्पण। होना, हूँ तो, होना, हूँ तो मैं प्यासा तुम सावन, मैं प्यासा तुम सावन, मैं दिल तुम मेरी धड़कन होना, होना। सखी सहेली कार्यक्रम में अभी आकांक्षा हम एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, फिर फिर वापस जल्दी लौटते आते हैं। तो भाई ये जो सावन का मौसम है ये तो बहुत सारी चीजें लेकर आता है, और हमने जैसा कि कहा कि रक्षाबंधन आने वाला है। तो तैयारियां तो बिल्कुल शुरू हो गई होंगी। ये असल में स्नेह सूत्र है, बिल्कुल, यानी भा- कि प्यार का धागा। प्यार का धागा एक तरह से भाई द्वारा बहन को बांधा गया रक्षा का धागा भी कह सकती हैं, या विजय सूत्र भी कहा जाता है। क्योंकि इसके साथ बहुत सारी कथाएं जुड़ी हैं, बहुत सारी बातें जुड़ी हैं, तो आप जिस संदर्भ में भी इसे समझें, लेकिन बहुत ही पवित्र होता है ये धागा, और कहते हैं इसमें शक्ति भी बहुत ज्यादा होती है। अब ये जो स्नेह के धागे हैं ये हृदय को जोड़ते हैं और निस्वार्थ भावना से बांधते हैं। बिल्कुल, खास बात तो ये है, और इसी का प्रतीक है रक्षाबंधन। हालांकि रक्षाबंधन का जो संबंध है ना राजुल जी, वो रक्षा से है। कहानी प्रचलित है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा था कि अपनी सेना संग रक्षाबंधन पर्व मनाएं, सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधें। रक्षा सूत्र में अद्भुत शक्ति होती है जो हर संकट से हमें बचाती है। हाँ, तो यानी हम जिससे भी ये हमारा ये आशा होती है कि वो हमारी रक्षा करेगा, या हम जिसके लिए चाहते हैं कि हम इसका हर संकट से इसको बचाएं, उसे हम उस सूत्र में बांधते हैं। देखो ना, पूजा के बाद भी जो पुरोहित होते हैं, जो वो रक्षा धागा बांधते हैं। तो इसमें रक्षाबंधन की इसी अद्भुत शक्ति से भरा हुआ है। रक्षाबंधन जो कि बहन और भाई का भी त्योहार है। बहनें रक्षा सूत्र यानी राखी बांधकर भाई की लंबी आयु, सुख और उन्नति की कामना करती है।
हाँ, बिल्कुल। और भाई जो होते हैं वो उन्हें रक्षा का वचन देते हैं। राखी के इस पवित्र त्योहार जो है, ये जो पवित्र बंधन है, इससे जुड़ी हुई कई कहानियाँ भी हैं। जैसे हमने हालाँकि कई पढ़ी भी हैं। मेवाड़ के सुल्तान बहादुर शाह से बचने के लिए चित्तौड़गढ़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं को भी राखी भेजी थी। यानी जब उन्होंने हमला बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पे हमला किया तो उन्होंने रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी। और उस समय हुमायूं बंगाल पर चढ़ाई करने जा रहे थे, लेकिन राखी की लाज रखते हुए वो रानी कर्णावती और मेवाड़ की रक्षा के लिए उनका जो अभियान था उसे बीच में छोड़कर ही आ गए। कितनी बड़ी बात है कि जो राखी की लाज है जी, वो उन्होंने सभी रखते हैं। राखी का कुछ ऐसा महत्व है कि उसे सभी पहचानते हैं। ऐसे एक पौराणिक कथा और है, और ये शायद बहुत पुरानी कथा कही जाती है, भगवान इंद्र की। जब देवताओं और राक्षसों में युद्ध हो रहा था, तो कहते हैं कि उस समय सब तरफ से जब देवता निराश हो गए थे, तब जो इंद्राणी थी, जी, इंद्र की पत्नी, उन्होंने उनके दाहिने हाथ पर एक धागा बांधा और युद्ध में विजयी होने की उनको मंगल कामना दी। तो इस मंगल कामना के साथ जब वो गए तो उन्होंने युद्ध में जीत भी हासिल की और पृथ्वी को, संसार को, जो नकारात्मक शक्तियां थी उनसे बचाया। बिल्कुल। और ऐसी ही एक कथा जो है वो महाभारत में युद्ध के दौरान कृष्ण ने शिशुपाल का अपने जब वध किया था अपने चक्र से, उसके बाद शिशुपाल का सिर काटने के बाद जब चक्र वापस आया कृष्ण जी के पास, तो भगवान कृष्ण की उंगली कट गई। और इस कथा के मुताबिक ये हुआ कि उनके उनके उंगली से खून बहने लगा। तो द्रौपदी ने झट से अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। और उसी क्षण कृष्ण ने द्रौपदी को रक्षा का वचन दिया। और आगे चलकर जब भरी सभा में चीरहरण हो रहा था, तब कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी। वो नेहबंधन तो बिल्कुल ही बहुत ही विलक्षण और बहुत ही आध्यात्मिक नेहबंधन था। और ऐसा स्नेह का संबंध जरूरी नहीं है कि वो रक्त संबंध हो तभी हो। ये स्नेह संबंध कभी भी किसी से भी जुड़ सकता है, और बस बात ये होती है कि हृदय के तार उनसे जुड़ने चाहिए। अच्छा, रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है उसका जो मजा बचपन में होता है वो बड़े होकर कई बार ऐसा होता है कि शादीशुदा बहनें, वो भी बहनें जब जाती हैं ससुराल चली जाती, तो बड़ी आशा से वो राह ताकती हैं इस त्योहार की, और सोचती हैं कि ये त्योहार आए और हम, या तो भाई हमारा घर आए या तो हम जाएं। और अब जैसे रक्षाबंधन में कई बार ऐसा होने लगा है कि भाई बहनों के बीच में एक हल्का सा जो एक दूरी सी आ जाती है। वो समय के साथ साथ कई चीजें बदलती भी हैं। हालांकि ये इसीलिए जो खास मौके होते हैं वो इसीलिए आते हैं राजुल जी, कि मन के बीच में अगर एक हल्की सी भी दरार आई है तो उसे भर दिया जाए। और वो भी होता है ना आकांक्षा की, जैसे जिस चीज को हम सामने देखा करते हैं, जो हमारे पास होती है, उसका महत्व बड़ी देर से समझ में आता है। जैसे बहन को शुरू से देखते आ रहे हैं भाई, या बहनें भाई को शुरू से देखती आ रही हैं, तो मतलब उन्हें वो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में, या इस जिंदगी की भागदौड़ में वो इतना व्यस्त हो जाते हैं कि कई बार उस स्नेह संबंध का वो छूट जाता है, और ये भूल जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे इस व्यवहार से भाई का जी दुखेगा या बहन का दुखेगा। तो भाई ये बात तो सोचनी चाहिए जरा सी कि अगर बहन और भाई के बीच इतना जो नजदीकी रिश्ता होता है, तो उस नजदीकी रिश्ते के खातिर बिल्कुल अपने मन की बात कह दें। और भाई भी ये ध्यान रखें कि अगर बहन आई है तो बहुत प्यार से, बड़े आदर से और उसी अपनत्व से उनसे बातें करें। और अगर एक दूसरे के बीच में अगर कोई छोटा मनमुटाव है भी तो उसे यूं ही ना जाने दें कि भाई हम तो ठीक है, अब आए हैं तो चलिए राखी बांध देंगे या बंधवा लेंगे। ये नहीं होना चाहिए। आपसी प्यार और बात करके भी जो मनमुटाव है उसे
समाप्त किया जा सकता है? तो ना बहनों को आशा रहे बहुत ज़्यादा इस बात की, बहनों को भी भाई की बात ये समझ में आए कि भाई हो सकता है सच में व्यस्त हो, या बड़े-बड़े उपहारों की कई बार आशा होती है। जैसे किशोरावस्था में याद है ना कि कई बार हम भी जिद ठान लेते थे कि और हमें लड़ यही जाते थे। चाहिए। हाँ, और लड़ जाते थे। तो भाई अब किशोरावस्था तो रही नहीं, तो हो सकता है भाई जो उपहार हम सोच रहे हो वो ना मिला हो, तो उसमें मुंह बनाने की कोई बात नहीं है। हंसते हंसते भाई को आशीर्वाद देकर प्यार से भाई का मंगल करते हुए, अब उनकी मंगल कामना की इच्छा करते हुए हम राखी का पर्व मना सकते हैं। बिल्कुल मना सकते हैं, और सबसे बड़ा उपहार तो यही है कि भाई बहन एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। अगर वो एक ही शहर में है तो कभी-कभी ऐसा भी होता है ना राजुल जी कि काम के सिलसिले में, या जैसे अभी आपने कहा कि शादी विवाह के बाद अगर बहन किसी दूसरे शहर में है तो कभी-कभी मिलना मुश्किल भी हो जाता है। बहुत तो मुश्किल सबसे होता बड़ा है। उपहार तो यही है कि आप एक दूसरे के प्रति श्रद्धा बनी रहे, एक दूसरे से मेल मिलाप होता रहे। अच्छा सुनो, रक्षाबंधन के बारे में हमारे बहुत सारे कवियों ने बहुत सारी बातें कही हैं। जैसे एक सूरदास का पद है, राखी बांधत जसोदा मैया, विविध सिंगार किए पटभूषण, पुनि पुनि लेत बलैया, हाथन लीठे थार मुदित मन, कुमकुम अक्षत मांझ धरैया, तिलक करत आरती उतारत, अति हरख हरख मन भैया, बदन भूमि चुचकारत अतहि, भरी भरी धरे पकवान मिठैया, नाना भांत भोग आगे धर, कहत लेऊ दो भैया। क्या बात है। नर नारी सब आए मिली तहां, निरखत नंद ललैया, सूरदास गिरधर चिरजियो, गोकुल बचत बधैया। तो राखी का ये शौक कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों का पूरा करना पड़ता है। अच्छा, राखी को लेकर एक और बहुत सुंदर रचना है नजीर अकबराबादी की। बिल्कुल बिल्कुल, नजीर अकबराबादी लिखते हैं, सुनिए। चली आती है अब तो हर कहीं बाजार की राखी, सुनहरी सब्ज रेशम जर्द और गुलनार की राखी, बनी है गो की नादिर खूब हर सरदार की राखी, सलूनों में अजब रंगी है उस दिलदार की राखी, न पहुंचे एक गुल को यार जिस गुलजार की राखी, आया है अब तो राखी भी, चमन भी, गुल भी, शबनम भी, झमक जाता है मोती और झलक जाता है रेशम भी। वाह, तमाशा है आहा, हाँ हाँ गनीमत है ये आलम भी, उठाना हाथ प्यारे वाह वाह, टुक देख ले हम भी, तुम्हारी मोतियों की और जरी के तार की राखी। क्या बात है, तुम्हारी मोतियों की और जरी के तार की राखी। तो भाई राखी जो विविध रंगों की होती है उसको देखने का एक अपना ही अलग उत्साह होता है, और उसको सजाना भी। देखो ना, राखी का पर्व आते ही भाई के लिए तो होता ही होता है, हम जो हमारे बहनें होती हैं, हमारे जो सीमा पर तैनात हमारे भाई हैं, जो कि रक्षा में हमेशा आगे बढ़कर देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उन सैनिकों के लिए भी राखी भेजने का की एक परंपरा है हमारे यहाँ। और कितने सारी बहनें उस राखी के पर्व में योगदान देती हैं अपना अपना, और हजारों की संख्या में हर सैनिक भाई की कलाई पर राखी पहुंचती है। उन्हें भी ये एहसास है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारी रक्षा के लिए, यानी हमारी रक्षा की प्रार्थना कर रही हैं हमारी बहनें। और राखी के लिए अलग अलग तरह के जो विचार हैं उनको बनाने के, उसका भी क्या कहना। आप जैसे पिरुल की छाल होती है पहाड़ों में, उसकी राखियां बनाई जा रही हैं, या बहुत से लोग आजकल जो क्ले राखी होती है, यानी मिट्टी की राखी, उसकी राखी बनाने का भी चलन है। बिल्कुल, कहते हैं ना, मिट्टी में एक बीज डाल दिया जाता है, इसे सीड बॉम्ब कहा जाता है, उसकी भी राखी आजकल प्रचलन में है। और राजुल जी, चूंकि कमर्शियलाइजेशन का जमाना है, तो बाजार में तरह तरह की राखियां मिल जाती हैं, जो खासकर बच्चों को लुभाने के लिए। तो भाई राखी का तो राखी के कई रूप हैं, कई रंग हैं, लेकिन उसके पीछे की जो भावना है प्रेम की, उसका महत्व है। और वो भावना राखी के साथ साथ चांद सितारे भी पहुंचाते हैं। भैया मेरे भैया को संदेशा पहुंचाना,
सा पहुँचाना, रे चंदा तेरी जोत बढ़े हो, रे चंदा तेरी जोत बढ़े। मेरे भैया को संदेशा पहुँचाना, रे चंदा तेरी जोत बढ़े हो, रे चंदा तेरी जोत बढ़े। दूर नगर मेरे भैया का डेरा, दूर नगर मेरे भैया का डेरा, बीच में पर्वत नदियाँ, हो बीच में पर्वत नदियाँ। तुझे पहुँचते एक पल लागे, तुझे पहुँचते एक पल लागे, मुझे पहुँचते सदियाँ, हो मुझे पहुँचते सदियाँ। मेरे दिल की दुआएं ले जाना, मेरे दिल की दुआएं ले जाना, रे चंदा तेरी जोत बढ़े हो, रे चंदा तेरी जोत बढ़े। मेरे भैया को संदेशा पहुँचाना, मेरे भैया को संदेशा पहुँचाना, रे चंदा तेरी जोत बढ़े हो, रे चंदा तेरी जोत बढ़े। जुग जुग चमके तू अंबर पर, जुग जुग चमके तू अंबर पर, रूप घटे ना तेरा, हो रूप घटे ना तेरा। तू है मेरे भैया जैसा, तू है मेरे भैया जैसा, तुझसा भैया मेरा, हाँ हाँ तुझसा भैया मेरा। आज तू ही गले से लग जाना, आज तू ही गले से लग जाना, रे चंदा तेरी जोत बढ़े हो, रे चंदा तेरी जोत बढ़े। राजुल जी, आगे भी कुछ और बातें करेंगे और गीत भी सुनेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक ब्रेक ले लेते हैं। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। तो सखी सहेली में हम बात कर रहे हैं रिश्तों की, मौसम की, और अब कुछ सफलताओं की बात की जाए, चांद तारों की बात की जाए। बिल्कुल, और बात की जाए अंतरिक्ष वैज्ञानिक रितु करिधल की। रितु करिधल एक ऐसा नाम है जो कि मिसाल है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के पटल पर भारत का नाम ऊंचा करने वाली वैज्ञानिक हैं ये। उनका जिक्र जब भी होता है तो बहुत सारी लड़कियों की, किशोरियों की आंखें जो हैं वो चमक उठती हैं, जो उन्हीं की तरह टकटकी लगा के चांद तारे देखा करती हैं। हाँ, और जो आगे चलकर अंतरिक्ष विज्ञान में करियर बनाना चाहती हैं। हाँ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में वैज्ञानिक रितु करिधल ने अनेक प्रोजेक्ट्स में जिम्मेदार भूमिका निभाई और खासकर चंद्रयान 2 मिशन में ये निदेशक बनी। इससे पहले भारत का जो मंगलयान मिशन था उसकी ये उप संचालक निदेशक रहीं और आज दुनिया उन्हें रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है।
अच्छा, कितनी बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में उनको कहा जाता है रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया। उपलब्धि। बहुत बड़ी उपलब्धि है। लखनऊ में उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही अंतरिक्ष का जो रहस्यमय संसार था, हम्म। उसकी तरफ उनकी उत्सुकता रहा करती थी। वो आकांक्षा अक्सर ऐसा होता था कि छत पर चली जाती थी और देखा करती थी घंटों। जैसे बहुत से लोगों को होता है ना, दूरबीन से तारे निहारने जी। का शौक, तो दूरबीन नहीं थी, वो ऐसे ही खुली आंखों से देखती रहती थी आकाश की तरफ। और खास तौर से जो चांद था, वो उन्हें बहुत आकर्षित करता था कि कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। वो कविता याद है ना तुम्हें, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला। झिंगोला। हाँ। तो माँ सिला दो मुझे ऊन का झिंगोला। हाँ। अच्छा राजुल जी, हर जो बच्चा होता है, जो चांद होता है, उसे आकर्षित ही लगता है। एक तरह से मामा है ना, चंदा मामा कहते हैं बच्चे उनको। और खासकर जब तारे टिमटिमाते हैं तो मतलब हर बच्चा उत्सुकता और कौतूहल से ही आकाश की तरफ देखता है। वैसे ही ऋतु करधेल भी देखा करती थी, लेकिन सिर्फ देखती ही नहीं थी, उन्होंने उसमें आगे बढ़कर कुछ करने की सोची। कौतूहल उनका इतना बढ़ा कि चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं, वो चांद जो है वो घटता बढ़ता क्यों है, ये तारे टिमटिमाते क्यों हैं, इस तरह के अनेक प्रश्न जब उनके बाल मन में कौंधने लगे, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका पता लगाया जाए। तो घर में उनकी पढ़ाई का माहौल था, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन साधनों की कमी थी। साधन बहुत सीमित थे। ना तो उनके पास कोचिंग में पढ़ने की सुविधा थी और ना ही ट्यूशन लेने की सुविधा थी। मतलब जो कुछ था, स्कूल में ही पढ़ना है, खुद से ही समझना है। तो इस तरह से जो मध्यम वर्गीय परिवार था, वहां पर रहकर भी अपनी उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उस हद तक मेहनत करना और लगन उनकी, उसको सलाम है। बस यही उनका मूल मंत्र बन गई थी और इसी को हाथ में लेकर, इसी को मन में लेकर उन्होंने आगे की यात्रा शुरू की। और अंतरिक्ष विज्ञान में दिलचस्पी थी, इसीलिए किशोरावस्था में ही उन्होंने जो समाचार पत्र होते हैं उन पर ध्यान केंद्रित किया। और जहां भी अंतरिक्ष से जुड़ी किसी भी गतिविधि की खबर वो पढ़ती या छपती, उनकी नजर पड़ती, तो बस उसको खबर को वो काट कर रख लेती। खासकर अगर इसरो या नासा के बारे में कोई खबर होती तो उसे खासकर वो काटती और संभाल के सहेज कर रखती। सोचो ना, कितनी बड़ी बात है कि जिस उम्र में लड़कियां कई बार कुछ तस्वीरें इस तरह की, उनका ध्यान भी नहीं जाता है। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनका ध्यान ही नहीं जाता है, उनकी दिलचस्पी दूसरी तरफ होती है, तो वो कुछ और देखते हैं। जैसे खेल से जुड़े लोग खेल देखते हैं, या पढ़ने वाले लोग जो किताबों की ओर होते हैं, उनकी तरफ उनकी दिलचस्पी होती है। लेकिन उनकी समझ वहां तक पहुंच चुकी थी कि इसरो या नासा से जुड़ी हुई कोई गतिविधियों की अगर कोई खबर आती थी तो वो उसको रिकॉर्ड के लिए अपने पास सहेज कर रख लेती थी। बिल्कुल। लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने भौतिकी में स्नातक किया और फिर गेट की परीक्षा यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग उत्तीर्ण की और फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल कर ली। हाँ, और ऋतु करिधल साल 1997 में इसरो से जुड़ी। उन्होंने भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान के विकास में बतौर डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंगलयान भारत का एक महत्वपूर्ण मिशन था जिसने अंतरिक्ष में भारत की मौजूदगी को मजबूती से सुनिश्चित किया। ऋतु करिधल ने चंद्रयान 2 मिशन में निदेशक की जिम्मेदारी से बखूबी भूमिका निभाई थी। और उनके इस योगदान पर सारे देश को नाज था, बहुत सराहा भी गया। और ये जो चंद्रयान 2 मिशन था, अभियान था, इसमें भी देश को बहुत उम्मीदें थी। और इस तरह से चंद्रयान 2 मिशन के जरिए भारत का नाम जो है वो अंतरिक्ष की दुनिया में कई कदम जो आगे बढ़ा भारत, मतलब दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले, तो बड़ी बात थी ये। अब इस बड़ी बात को करने के लिए ये चाहिए कि आप पूरी तरह से उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर लें, आपका ध्यान कहीं और ना जाए। लेकिन चूंकि ऋतु करिधल एक महिला है, एक स्त्री है, घर भी है उनका, बच्चे भी हैं, तो घर और काम काज के बीच में संतुलन की जो चुनौती है वो हर कामकाजी महिला की तरह उनके सामने भी थी। लेकिन वो कहती हैं कि इस मामले में उन्हें अपने परिवार का पूरा सहयोग मिलता है। बिल्कुल, बिना परिवार के सहयोग के एक जो महिला है
आगे तो बढ़ेगी, लेकिन जब उसे अपने सपनों को पूरा करना है तो परिवार का सहयोग बेहद ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी हो तो जाता है, ऋतु का बिल्कुल। रिधल ने साबित कर दिया कि लगन और मेहनत से चाँद तारों को छूने की आशा और आसमानों में बढ़ने की आशा अगर किसी नन्हे से दिल में जागती है, तो आगे बढ़ने के रास्ते अपने आप बन जाते हैं। उन्हें साल 2007 में भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम ने यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित भी किया था। सोचो ज़रा, एक ज़रा छोटी सी आशा का एक सफ़र, ज़रा सा नन्हा सा सफ़र, और बस उसके मन में एक ये हौसला था कि नहीं, एक ना एक दिन चाँद तारों को छूना ही छूना है, तो उन्होंने छू लिया। फिर से चमके टिम तारे, फिर से चमके टिम तारे, फिर रातों को चाँद मिला। फिर से चमके टिम तारे, फिर रातों को चाँद मिला। मिट गए बादल, थम गया तूफान, फिर से अंबर खुला खुला। ओहा ओहा, फिर से चमके टिम तारे, फिर रातों को चाँद मिला। फिर से चमके टिम
चाँद तारे खिलते हैं और हमारे जो सुनने वाले हैं वो हुँ, हुँ। बड़े-बड़े सुंदर संदेश भेजते हैं। जैसे हमारे एक साथी ने लिखा है, रिश्ते हमारे जीवन की वो फसलें हैं जिन्हें जिस तरीके से सींचा जाता है वो उसी के अनुसार पैदावार देती हैं। ये ज़रूर है कि उनमें गम और खुशी के मौसमों की मार पड़ती है, लेकिन ज़रूरी ये है कि बावजूद इसके उसकी हिफाज़त की जाए। क्या बात है! कितनी सुंदर बात इन्होंने कही है। तो भाई अच्छे से हिफाज़त की जाए। और हमारी एक और श्रोता ने बताया था कि इसी कार्यक्रम में उन्होंने उनका संदेश मिला था हुँ, हुँ। कि भाई और बहन का स्नेह कितना ज़्यादा होता है, इस बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा था कि वो कई सालों से अपने बड़े भाई को राखी नहीं बांध पाई हैं क्योंकि वो अमेरिका में रहते हैं जी। और उन्हें याद करती हैं वो हमेशा। तो बस दूर रहकर भी ये स्नेह रहता है और इस स्नेह को संजोना ही जीवन है। जीवन है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि जो अगर आप दूर हैं और राखी नहीं बाँध पा रही हैं, तो इससे ये नहीं कि आपके जो रिश्ते हैं, उसमें मिठास कम हो गई है। एक वो जो स्नेह का जो धागा रहता है ना राजू जी, हाँ। जिसे आँखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो मौजूद रहता है। हाँ, 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 क्या बात कही। लेकिन बस तुम मीठी-मीठी बातें करती रहना, कुछ मीठी चीज़ बताना नहीं। बताएँगे, बताएँगे, भई रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, तो भाइयों का मुँह मीठा कराने के लिए कुछ मीठा तो होना चाहिए ना? तो क्या बताने वाली हो? बता रहे हैं कुछ नारियल की जो गरी होती है, हुँ। उसके कुछ व्यंजन बताएँगे, साथ-साथ कुछ तीखे व्यंजन भी बताएँगे। सिर्फ़ मीठा-मीठा तो थोड़ी ना चलेगा, कुछ तीखा भी होना चाहिए। तो चलो अच्छा मीठा व्यंजन मैं बता देती हूँ या तुम बताने जा रही हो? व्यंजन आप बता दीजिए, क्या बताएँगी? कोकोनट के लड्डू बता देते हाँ, हैं। यानी नारियल के की गरी लड्डू। नारियल की गरी के लड्डू, बिल्कुल बताइए, लेकिन ये भी बता देते हैं साथ में कि ये नारियल की जो गरी होती है, उसके बेहद फ़ायदे होते हैं। हुँ। खासकर जो बच्चे होते हैं, उनकी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ मज़बूत होती हैं। साथ ही साथ हमारा जो पाचन तंत्र है, इसको ये मज़बूत बनाता है और बच्चों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हुँ। उसको बढ़ाता है हुँ। और बच्चों की हड्डियों का विकास भी होता है। हुँ। और जब बच्चों को वो छोटी-छोटी भूख लगती है ना, जिसमें वो कुछ चटर-पटर खाना चाहते हैं, तो ऐसे में नारियल की गरी अगर खा लें गुड़ के साथ या मिश्री के साथ, तो उनकी वो जो छोटी वाली भूख है, उसको भी शांत करता है और हेल्दी तो रहता ही है। बहुत पहले की बात है आकांक्षा की एक बुजुर्ग हमारे साथ थीं जो कि काम करती थीं। हुँ, हुँ। उनसे मैंने कभी सुना था कि उनको सुबह में जी। सुबह जैसे ही वो लोग उठते थे तो जैसे मुँह हाथ धोने के बाद अपना दैनिक कर्म करने के बाद जब वो बैठते थे वो सभी बच्चे लाइन हुँ। से बैठते थे और उन सभी को आधा-आधा जो नारियल पानी वाला होता है जी। उस नारियल को फोड़ के आधा नारियल का टुकड़ा और मिश्री खाने को दी जाती थी। ये उनका सुबह का पहला आहार होता था। तो ऐसी प्रचलन है कि नारियल का प्रयोग जो है वो तरह-तरह से होता है और स्वास्थ्य के लिए कितना मतलब फ़ायदेमंद होता है, ये तो हम जानते हैं। जो खाली नारियल पानी होता है, हुँ, हुँ। उसके भी क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? बिल्कुल होते हैं, तो फ़ायदे तो हम बता चुके हैं, रेसिपी बता दें? हाँ, हाँ। हमें मालूम है कि तुम बस रेसिपी ही पूछ लेना हमसे। हम भी आज हम ये भी जानेंगे कि आज आकांक्षा कोई चीज़ बताने वाली है और बहुत मज़ेदार चीज़ बताने वाली है। लेकिन आपके बाद। चलो, अच्छा ठीक है। तो भई नारियल के ये लड्डू सिर्फ़ नारियल के नहीं हैं, ये नारियल और मिश्री के लड्डू हैं। अच्छा। और इसके लिए सामग्री चाहिए 150 ग्राम सूखे नारियल का पाउडर, जी। ठीक है? और 200 ग्राम मिल्क मेड। हुँ, हुँ। इसके अलावा 1 कप ताज़ी मलाई चाहिए, और आधा कप गाय का दूध चाहिए। इलायची पाउडर चाहिए 1 चम्मच, हुँ, हुँ। और 5 छोटे चम्मच कोई भी जो सूखा मिल्क पाउडर होता जी। है वो चाहिए और केसर चाहिए। एक बार फिर से सामग्री बता देते हैं। 150 ग्राम सूखे नारियल का पाउडर और 200 ग्राम जो कंडेंस्ड मिल्क होता है, जी। जमा हुआ दूध होता है वो, 1 कप ताज़ी मलाई, आधा कप गाय का दूध, इलायची पाउडर 1 चम्मच, 5 छोटे चम्मच मिल्क पाउडर और केसर। अब इसमें भरने के लिए क्या-क्या चाहिए? भरने के लिए चाहिए 250 ग्राम यानी 250 ग्राम बारीक पिसी मिश्री, हुँ, हुँ। पिस्ते कटे हुए, और 1 चम्मच वही कंडेंस्ड मिल्क चाहिए होता है, जो डिब्बा बंद होता है जी, दूध। वो दुकानों पर मिलता हाँ, है। और दूध मसाला चाहिए होता है 1 चम्मच। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो नारियल चूरा है, जो पाउडर है, उसको मिल्क मेड को, दूध को और मिल्क पाउडर को और पिसी इलायची को, इन सब को अच्छी तरह से मिला लेंगे। हुँ, हुँ।
और 5 से 7 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव पर माइक्रो कर लेंगे। अच्छा। माइक्रो इसलिए कर लेंगे ताकि ये जो सब चीजें हैं ये थोड़ी सी सूखी सी हो जाएं और पक भी जाएं। जी। अब इसके बाद जो भरावन की सामग्री है उसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। भरावन की सामग्री क्या क्या थी, जल्दी से बताओ तो जरा। भरावन की सामग्री थी 250 ग्राम बारीक पिसी हुई मिश्री, साथ ही साथ पिस्ते कटे हुए, और 1 चम्मच कंडेंस मिल्क पाउडर जो बोला था आपने मिल्क में, और दूध मसाला 1 चम्मच, मिल्क मसाला 1 चम्मच। तो ये इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और उसमें 1 चम्मच पानी लेकर केसर के जो लच्छे हैं उन्हें अलग भिगो देंगे, क्योंकि वो सूखे रहते हैं ना, तो वो अच्छी तरह से चिपक जाए। तो बहुत जरा सा पानी लेके हम उसको उसमें भिगो देंगे। अब जो माइक्रोवेव से निकला हुआ मिश्रण है उसको 10-15 मिनट तक उसे सूखने देंगे और फिर उसमें भरावन सामग्री डालेंगे और मिलाकर इसको अच्छे से इसका मिश्रण तैयार कर लेंगे और इसके बाद इसके लड्डू बना देंगे। और जब लड्डू बन जाएंगे तो उस पर हम क्या क्या सजाएंगे? पिस्ता और केसर सजा सकती हैं, बादाम के बारीक कतरे जो कटे हुए एकदम बारीक कतरन होती है उससे सजाया जा सकता है, टूटी फ्रूटी से भी सजाया जा सकता है, और फिर प्लेट में सजाकर हम तक पहुंचाया जा सकता है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तुम बताओ, तुम क्या बताने वाली हो? आपने भी मीठा बताया, मैं भी मीठा ही बताऊंगी, क्योंकि मीठा वाला त्योहार है इसलिए। नारियल की खीर। खीर तो हम कई रूपों में खाते हैं, पके हुए चावल की, चावल को पीस के, और कद्दू की खीर, लेकिन ये है ना नारियल की खीर है। अच्छा। तो सामग्री नोट करें। कच्चा नारियल 1 मध्यम आकार का, दूध 1 लीटर, और काजू हैं 6 से 7 बारीक कटे हुए, साथ ही साथ बादाम 6 से 7 नग बारीक कटे हुए, किशमिश 6 से 7, चीनी पाउडर 1 कप, और इलायची पाउडर स्वाद अनुसार। अब इसमें आप जो सूखे मेवे हैं वो अपने हिसाब से, स्वाद के हिसाब से ऊपर नीचे भी कर सकती हैं, और इसमें आप केसर भी डाल सकती हैं। तो जो विधि है बनाने की, वो बता दें? बिल्कुल। सबसे पहले तो नारियल को छीलकर उसको कद्दूकस कर लीजिए, फिर दूध को उबालकर उसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल दीजिए। नारियल को कद्दूकस करने के लिए जो स्क्रैपर आता है ना, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से स्क्रैप कर लेना है उसको। अब दूध में उबाल आने तक इसे चम्मच से बीच बीच में चलाते रहिए, फिर गैस को धीमा करके उस खीर को पकने देना है, लेकिन उसे चलाते रहना है ताकि दूध और लगने ना पाए। अब इसे चम्मच से लगातार चलाते हुए जब थोड़ी सी ये गाढ़ी हो जाए, तब इसमें कटे हुए और सभी जो सूखे मेवे हैं वो डालकर अच्छे से मिलाएं और खीर को गाढ़ा होने तक पकाएं और बीच बीच में चलाते रहें। 5 से 10 मिनट तक और चलाने के बाद जब खीर पक जाएगी, तब इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालकर मिलाएं। गैस को बंद कर देना है आप। उसके बाद चीनी और इलायची पाउडर मिलाना है। हाँ। और सबसे अंत में कटोरी में नारियल की खीर को निकालकर ऊपर से थोड़े बारीक कटे हुए मेवे मिलाकर आप सर्व करें। और सर्व करते समय आप ये भी कर सकती हैं कि जो नारियल का जो चूरा है, गीले नारियल की जो गरी है जो हमने स्क्रैप की हुई है, कस के निकाली है, उसको ऊपर से सजावट के तौर पर आप डाल सकती हैं। क्या बात है, और बढ़ जाएगा। वाह 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 वाह। तो चलो भाई, एक जल्दी से हम एक और बता देते हैं मीठा व्यंजन, मोहन थाल। मोहन थाल बनाने के लिए चाहिए होगा मोटा बेसन 1 कटोरी, आधा कटोरी घी, 4 बड़े चम्मच दूध, पिसी इलायची 1 चम्मच, 1.5 कटोरी शक्कर, घिसा हुआ नारियल, कटे हुए पिस्ता, बादाम और चांदी का जो वर्क होता है लगाने के लिए वो चाहिए होगा। मोटा बेसन 1 कटोरी, आधा कटोरी घी, 4 बड़े चम्मच दूध, पिसी इलायची 1 चम्मच, 1.5 कटोरी शक्कर, घिसा हुआ नारियल, कटे हुए पिस्ता बादाम और वर्क। क्या करना है कि मोटे बेसन को छान कर उसमें पिघला हुआ हल्का सा गर्म घी जो है वो मिलाकर और उसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध डालकर, जो दूध आपने लिया है वो दूध डालकर उसको अच्छी तरीके से मस लें। फिर बेसन जो है वो एकदम भुरभुरा हो जाएगा तो इसे मोटी चलनी से छान लेंगे और फिर एक कढ़ाई में घी डालकर बादामी होने तक भूनते रहेंगे और 2 तार की चाशनी तैयार कर लेंगे। इसमें भुना हुआ बेसन डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि थाली में एक थाली में घी लेकर उसमें लगा देंगे जिससे ग्रीजिंग हो जाए और उसके बाद उसमें ये मिश्रण जो है वो डाल देंगे और ऊपर से जो हमने लिया है ना
इलायची पाउडर, पिसा हुआ नारियल और जो जिससे भी आप सजाना चाहें, उससे जो भी सजा सूखे लें तो मेवे लीजिए आप। भाई आपका मोहन थाल तैयार है। और मोहनथाल जब आप थाली में सजा रही हैं, वो ठंडा हो रहा है, तब तक एक गीत सुन लें। हाँ भाई। झन से बोले चमक के जब चनार, बोले ख्वाब देखा है आँख का खुमार, बोले ख्वाब छलके तो आँख से टपक के, बोले झरना छलके तो पूरा आबशार, बोले ला 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 चमक के जब चरार, बोले ख्वाब देखा है आँख का खुमार, बोले ख्वाब छलके तो आँख से टपक के, बोले झरना छलके तो पूरा आबशार, बोले उर्स उर्स दूर उर्स उर्स दूर ला 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 उर्स उर्स दूर हरे ख्वाब की ये हरी चूड़ियाँ, कलाई में किसने भरी चूड़ियाँ, हरे ख्वाब की ये हरी चूड़ियाँ, कलाई में किसने भरी चूड़ियाँ, उठी नींद से चली आई मैं, साथ ही आ गई मेरी चूड़ियाँ, साथ ही आ गई मेरी चूड़ियाँ। आँख बोले कि ख्वाब ख्वाब खेलते रहो, रोज कोई एक चांद बेलते रहो, चांद टूटे तो टुकड़े टुकड़े बांट लेना, बोल पहिया है रात दिन ढकेलते रहो, उर्स दूर उर्स उर्स दूर राजुल जी, इस गाने में कहा जा रहा है ना, उर्ज़ दूर कुट, यानी आपके घुटने सलामत रहे। तो अगर आप नारियल की गरी खाएंगे ना, तो घुटने भी आपके सही रहेंगे। अरे भाई, घुटने सलामत रहे यानी कि घुटने की जो स्किन है ना, जो खाल है, जो त्वचा है, वो भी बिल्कुल चमकती हुई रहे। और त्वचा चमकती रहे, इसके लिए कुछ ब्यूटी टिप्स हमारे पास है। खासकर जो महिलाएं होती हैं, अधिकतर आंखों के आसपास जो काले घेरे होते हैं, डार्क सर्कल्स, उससे परेशान रहती हैं। हाँ भैया, क्या जाना, तो ये थोड़ा सा करना होगा ना। तो उसके लिए किया ये जा सकता है आलू का रस। सबसे पहले कच्चे आलू के गोल आकार के पतले जो पीस कर लें और उसको कुछ देर तक अपनी आंखों के ऊपर रखें, यानी जो जो एक पतला सा जो लेयर टाइप मिलेगा उसको चिप्स का। हाँ, चिप्स का, बिल्कुल सही बात। वहीं आलू के पीस को अपनी आंख के चारों ओर कुछ देर तक हल्के हाथ से रगड़ें। ऐसा रोजाना करने से आपकी आंखों के नीचे के जो काले घेरे हैं वो लगभग पूरी तरह समाप्त हो सकते हैं। इसके अलावा टमाटर का भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे टमाटर है तो उसका बीज निकाल कर अलग रख दें। अब जो टमाटर का खाली वो बचेगा ना गूदा गूदा, तो उसमें नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाइए और फिर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए
तब डार्क सर्कल्स पे लगाएं और उसके कुछ समय के बाद इसे साफ पानी से धो दें। ऐसा कई बार करके देखें तो हो सकता है डार्क सर्कल्स में आराम मिले। और जो टी बैग्स होती हैं, तो आमतौर पर जो लोग टी बैग्स का उपयोग करके फेंक देते हैं, लेकिन ये डार्क सर्कल से छुटकारा पाने के लिए एक बेहतरीन तरीका है। इसके लिए सबसे पहले आप टी बैग को पानी में रखकर छोड़ दें और इसके बाद उसको निकाल कर 15 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा करें और फिर आंखें बंद करके डार्क सर्कल्स के ऊपर रख लें और कुछ देर के लिए छोड़ दें। ऐसा रोजाना करने से जो डार्क सर्कल्स की जो समस्या है उससे आप निजात पा सकते हैं। तो भाई अलग-अलग चीजें हैं। एक चीज और है, सिर्फ आंखों की ही नहीं, पैरों की भी बात करें ना। हाँ तो बिल्कुल। भाई पैरों की अगर हम बात करेंगे तो फुट पैक जो है वो बड़ा काम का होता है। और खासकर जैसे बारिश का जो मौसम होता है, तो बेहद आसान जो फुट पैक है, सप्ताह में एक बार इसका अगर आप उपयोग करेंगे तो ये काफ़ी है। यदि आपका सामना हर दिन गीले स्लीपर्स से होता है तो सप्ताह में 2 बार इसे ज़रूर लगाएं। और इसको लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? 3 चम्मच एलोवेरा जेल, या जो अगर आपके यहाँ एलोवेरा लगा हो तो उसकी जो उसको काट के उसी का जेल निकाल उसका लें। निकाल लीजिए। 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच शहद लीजिए। कितनी बस लो, इतनी सी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें, तीनों चीजों को। और उसके बाद पैर की उंगलियों के बीच की जगह पर, नाखूनों के चारों तरफ, पैर के तलुओं पर खूब अच्छी तरह से रगड़ लें, अच्छी तरह से लगाएं। अब इसे पैर के ऊपर की तरफ भी लगाइए जी। अब इससे जो है स्किन का जो आपकी त्वचा है उसका उसमें चमक आने लगती है। और अगर आप इसको 25 से 30 मिनट तक अपने पैरों पर लगाए रहें तो मतलब बहुत फ़ायदा करता है। अब ये पैक लगाने के बाद आप बैठ गई हैं तो आधे घंटे के बाद क्या करना है? एक टब में पानी पास में रख लें। जी। आधे घंटे के बाद आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी और आपके पैर में वो लगा है ना, तो फिर आप चल नहीं पाएंगे। हाँ। तो इसलिए पहले से पानी वानी भर के रख लें और फिर उसके बाद उसमें अच्छी तरह से डालें साफ टब में कर और लें। पैर साफ कर लें और फिर सूखे तौलिए से पोंछ लें। और इसके बाद कोई फूड क्रीम लगा लें। या कोई भी क्रीम लगा लें, नारियल का तेल लगा लें। अच्छा देखो ना, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है आकांक्षा, तो सभी सखियों से लेते हैं इजाजत। आप सभी को राजुल और आकांक्षा का नमस्कार।